हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RM फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज से हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं या ISE बोर्ड से हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो भी आपको सॉल्व किया जाएगा और आपको नोट्स PDF में भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथ ही हम आगामी कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी चलाएंगे और जिसका शेड्यूल हम आपको देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो भौतिक विज्ञान का जो NCERT पाठ्यक्रम है फिजिक्स का, वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में आपके 5 यूनिट हैं, पार्ट 2 में भी आपके 5 यूनिट हैं। पार्ट 1 का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसके विषय में हम स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का है, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं वैद्युत धारा। इसके अंदर फैराडे के नियमों को पढ़ेंगे, लूप लॉ को पढ़ेंगे, करंट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनके अवलक्षण क्या है, इन चीजों को अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है फिजिक्स का। और फिजिक्स का पार्ट 2 हमारा जो स्टार्ट होता है, इसमें 5 यूनिट इसमें भी है। पहला यूनिट ऑप्टिक्स का है, प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है मैटर एंड वेलनेचर। सेकेंड यूनिट आपका है द्रव्य और जैव प्रकृति। इसमें हम द्रव्य के विषय में बात करेंगे और द्रव्य की जो दोहरी प्रकृति है, ड्यूअल नेचर, यानी पदार्थिक गुण और तरंग, इन दोनों गुणों का अध्ययन करेंगे। थर्ड है एटम एंड न्यूक्लियस, परमाणु तथा नाभिक। इसमें हम परमाणुओं के विषय में अध्ययन करेंगे, नाभिकों के संगठन के विषय में करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। और इसके अलावा हम नाभिकीय प्रक्रियाओं के विषय में भी अध्ययन करेंगे। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड होता है, LED, फोटो डायोड और लॉजिक गेट्स वगैरह के विषय में हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिफ्थ यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि हम तरंगों को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, उनको रिसीव कैसे किया जाता है, ट्रांसमिशन और रिसीविंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, क्या क्या किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम, ये तो आपका टोटल पाठ्यक्रम है NCERT पाठ्यक्रम फिजिक्स 12th का। अब हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये तो पहले आपको बेसिकली ये बता दिया गया कि हमारा जो सिलेबस क्या है, कितनी चीजों को हमको फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में, ये हमने आपको बता दिया। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक से। पार्ट 1 इलेक्ट्रो
स्टैटिक ये आपका पहला यूनिट है स्थिर विद्युत की। चाहे आप स्टूडेंट्स आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं नया वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में जो हम पहला टॉपिक चूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की परिकल्पना जो हमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? वैद्युत आवेश के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत आवेश है क्या। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के विषय में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए एक बहुत छोटा सा आप खेल खेलते हो, कुछ टाइनी पार्टिकल्स ले लिया आपने, जैसे कागज के छोटे से छोटे टुकड़े कर दिए जाए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, और अगर हम पेन या पेंसिल लेकर के सर पर रगड़ें और उनको उसके पास में लेकर के आए तो हम ये देखते हैं कि वो छोटे से जो तिनके हैं इस पेन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी आपने घर्षण किया और घर्षण के द्वारा इसमें क्या हुआ, छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण उत्पन्न हो गया। ये जो गुण है इसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। इस पेन ने छोटे तिनकों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इसका मतलब पेन क्या हो गया, या ऐसी वस्तु जो आकर्षित कर रही है वो क्या हो गई, वैद्युतमय हो गई है। और वैद्युतमय होने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया है, यानी वो आवेशित हो गई है। अब आवेशित है तो ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो तरह के चार्ज हो गए। अब इन आवेशों में किसको हम धनावेश कहेंगे, किसको ऋणावेश कहेंगे, इसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे। इन आवेशों में फ्रैंकलिन ने अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा ये पाया कि जो समान प्रकार के आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश यानी धनावेश धनावेश, ऋणावेश या ऋणावेश, तो इन समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और जो विपरीत आवेश के होते हैं इनमें आकर्षण होता है। यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखना है कि सजातीय आवेश, सजातीय या समान प्रकार के आवेश, समान आवेश, आवेशों में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन और विजातीय या हम यूं कहें विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक, अब समान प्रकार के आवेश क्या हो सकते हैं कि जैसे दो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, उसको दूर रखेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब इसको कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम जानते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अगर पदार्थ एक दूसरे को आवेशित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण भी एक दूसरे को
आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते होंगे। धनावेशित कण को प्रतिकर्षित करता है, ऋणावेशित कण ऋणावेशित कण को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन एक धनावेशित कण ऋणावेशित कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यदि समान आवेश है युक्त पदार्थ है तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश युक्त पदार्थ है तो आकर्षण। अब यदि किसी पदार्थ में धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की संख्या समान है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। ऐसे पदार्थ आवेशहीन या विद्युत के उदासीन कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या समान है तो वो क्या है, विद्युत उदासीन या आवेशहीन है। अब यदि इस उदासीन पदार्थ में विद्युत उदासीन पदार्थ अगर हमने मान लिया हमने कोई विद्युत उदासीन है, ये न्यूट्रल क्विज है और इस न्यूट्रल पदार्थ में हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया सम पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो इसमें जितने नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव थे, इसलिए नेट न्यूट्रल था यानी जीरो चार्ज का था। लेकिन जब इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने ऐड कर दिया तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो अब ये न्यूट्रल ना होकर के अब ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल पदार्थ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम इसमें हम नेगेटिव चार्ज ऐड कर देते हैं, अब अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐड कर दें तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐड कर देने पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो फिर ये पदार्थ क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज ना होकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऋण कणों की अधिकता हो गई। अब हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित तभी कहा जा सकता है जब इसमें जो कण धन कणों की अधिकता है तो धनावेशित होगा, ऋण कणों की अधिकता है तो ऋणावेशित। इसमें हम धन या ऋण कण मिला दें या उसे निकाल दें तो ये देखा जा सकता है कि देखा जाएगा कि ये कौन से कणों की इसमें अधिकता है और उस आधार पर ये पदार्थ धनावेशित और ऋणावेशित की हम परिकल्पना कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आवेश वाहक क्या है, किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए जो आवेश वाहक है वो क्या है, धन कण और ऋण कण। तो धन कणों की अगर अधिकता हो गई, हम इसको ये कह सकते हैं कि धनावेशित कब होगा, जब पॉजिटिव कण की क्या होगी, अधिकता हो गई। पॉजिटिव कण क्या हो गए, अधिक हो गए, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या फिर ये कह दें कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, यानी लेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ऋणावेशित पदार्थ किसको कहेंगे, हम ऋणावेशित पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अधिक होंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव कण है वो क्या हो, इनमें कमी है। अगर ये कमी है तो ऋणावेशित और नेगेटिव चार्ज कण ज्यादा है तो वो तो भी नेगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के विषय में तो ये तो है कि इसके आवेश वाहक क्या है, धनावेश और ऋणावेश। तो हम ये मान सकते हैं कि धन कण और ऋण कण जब ये दोनों कण मिल जाते हैं तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि धन या ऋण कणों के स्थानांतरण के कारण धन पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कणों के स्थानांतरण से पदार्थ आवेशित होता है। और इन्हीं कणों को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं कणों को हम आवेश वाहक चार्ज कैरियर्स के रूप में हम मान सकते हैं। अब
धनावेश और ऋणावेश को अगर हमें समझना है तो इसके लिए हम दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देखें, आवेश वाहकों की जो परिकल्पना का आधुनिक स्वरूप है वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु क्या होता है? आप जानते हैं कि परमाणु का एक अति सूक्ष्म भाग काफी भारी भाग होता है, छोटा सा भाग, इसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर ये कक्षाएं होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज माना जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, इसकी बाहरी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों पर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर, जो आवेश की मात्राएं समान है, परंतु प्रकृति विपरीत है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो नेट चार्ज होता है एटम पर वो 0 होता है, यानी परमाणु विद्युत का उदासीन है। अब यदि कहीं बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर ऋणावेशित संख्या अधिक हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? यह पदार्थ, जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन इसमें आए हुए हैं, ये पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। यदि कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके जरिए इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो किसी वस्तु का धनावेशित होना, धनावेशित होने का मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋणावेशित होने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव कणों के स्थानांतरण से पदार्थ आवेशित होता है, तो पदार्थों के आवेशन में वास्तव में है रोल किसका? उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से पदार्थ आवेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आवेश वाहक, यानी इन्हीं कण को ना कह करके हम क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही कणों का, इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आवेश वाहक है, यानी आवेशन के लिए उत्तरदायी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है। जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण में क्या होता है? कोई पदार्थ धनावेशित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने घर्षण किया तो उसे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर वो ऋणावेशित हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि घर्षण के द्वारा उसमें इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को समझ सकते हैं। अब आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षित कैसे? जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, एक न्यूट्रल पदार्थ ले लिया, तो न्यूट्रल पदार्थ में क्या है? जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए उस पर नेट चार्ज 0। लेकिन जब हम कोई प्रक्रिया होती है घर्षण द्वारा या जो भी होता है, जिस भी प्रक्रिया में उस पर हम जब घर्षण करते हैं तो घर्षण में क्या हो गया? आपने कहा पदार्थ आवेशित हो गया, धनावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो धनावेशित या ऋणावेशित क्यों हो गया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऋणावेशित हो गया, और पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो क्या हो गया? धनावेशित हो गया।
यानी आवेश क्या है, संरक्षित होता है। आवेश आप उत्पन्न नहीं कर सकते ना नष्ट कर सकते, तो हम इसको वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम भी हम कह सकते हैं। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, ये ना तो उत्पन्न हो सकते हैं और ना ही इनको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। अब ये स्थानांतरण होता है तो ठीक है, कितना आवेश के परिमाण क्या होगा, कैसे मापेंगे। तो मापने के लिए पहले हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश को कूलाम में मापा जाता है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। हम जानते हैं विद्युत धारा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे समयांतर। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, इसको हम T से डिनोट करते हैं, धारा को I से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो इस फार्मूले से अगर देखें तो आवेश का मात्रा क्या बनेगा, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा एम्पियर में मापी जाती है, समय सेकंड में मापा जाता है। तो एम्पियर सेकंड या कूलाम, ये वैद्युत आवेश का मात्रक है। यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा, अगर हम मान लें धारा कितनी है, 1 एम्पियर की धारा है, और ये धारा किसी पदार्थ में या चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q बराबर I इंटू टी, यानी 1 इंटू 1। तो ये कितना आएगा, 1 कूलाम। तो आवेश की मात्रा क्या होगी, 1 कूलाम होगी। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इसी तरह से प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो आवेश की मात्रा दोनों पर समान है, बस प्रकृति का अंतर है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन, इस पर आवेश क्या होता है, 0 होता है। इसको मैं पूर्व में ही बता चुका हूं आपको। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा। अब बात करते हैं मूल आवेश क्या है। मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, किसे हम मूल आवेश कहेंगे। किसी भी आवेशित कण पर एक न्यूनतम मान होता है, इस न्यूनतम मान को हम मूल आवेश कहते हैं। वो न्यूनतम मान जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, उस न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। और इसको हम, इसका जो सिंबल है, इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से छोटा आवेश संभव नहीं है। किसी भी आवेशित कण पर, आवेशित कण हो, आयन हो या कोई पदार्थ, उस पर जो आवेश होगा वो सदैव ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ ईज, मतलब हम इसको ऐसे कहते हैं, और ये भी होल नंबर्स में होगा। जैसे प्लस पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 5e, प्लस माइनस 5e, एसेट्रा, इस तरह से हो सकता है। ये कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती या डेसिमल वैल्यू ना हो। कैसे, इस तरह से जैसे कहा जाए कि 0.7e, 1.2e ना, इस तरह से ये
नहीं हो सकता। इस तरह से ये डेसिमल में या फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होंगी। जब भी होगा चार्ज तो ई का इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा। ठीक, अब ये जो है, यानी कहने का मतलब जब ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को इनडेफिनेटली हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये इसका जो गुण है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटाइजेशन या क्वांटम नेचर। इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण या इसको हम परमाणुकता भी कहते हैं। अब जो छोटी से छोटी इकाई है वो हम क्या लेंगे, ई लेंगे। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश हमें दिखाना, मान लें हमने एग्जाम्पल ले लिया जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस ई। अब अगर हमें प्रोटॉन का लिखना हुआ, प्रोटॉन तो प्रोटॉन पर आवेश कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या लिखेंगे हम, माइनस ई, और प्रोटॉन पर जो आवेश लिखेंगे वो हम प्लस ई लिखेंगे। इसी तरह से कोई और अनावेशित कण ले लें, जैसे अल्फा कण ले लें, तो अल्फा कण पर जो आवेश लिखेंगे, हम जानते हैं अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2He4। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे, 2, इसलिए अल्फा कण पर जो आवेश लिखा जाएगा वो +2। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, किसी वस्तु पर, किसी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने जो आपके क्लास के जो अन्य मित्र हैं यानी और अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये शेयर करें। ये तो क्लास 12 के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, और अब इससे हमारा काम, आपको पर डे आपको हम एक वीडियो अपलोड कराएंगे, और जल्दी हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे। तो लाइव क्लासेस में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। 1-2 दिन में हम चलाने वाले हैं लाइव क्लासेस। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, अगर आपके भाई, छोटे भाई बहन अगर वो 9th क्लास में भी हैं, 10th क्लास में, 11th क्लास में भी हैं, तो उनके लिए वीडियोस भी हम लेकर के आ रहे हैं आने वाले दिनों में। तो और जूनियर क्लासेस के लिए अगर हमें मौका मिला, हम चाहेंगे, और आप लोगों की जो डिमांड होगी, तो हम उनकी मैथ्स और साइंस के लिए भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।